एक लड़की बेड पर लेटी होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ हो और वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हो। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और फिर उसके सामने बैठे शख्स को देखकर उसे कहते हैं, मिस्टर सिंह, इनकी हालत में काफ़ी सुधार आया है। अब आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप इनका अच्छे से ख्याल रखते हैं तो ये बहुत जल्द ठीक हो सकती हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस स्थिति में मैंने इनका इलाज शुरू किया था उससे अब काफ़ी बेहतर हैं। बस आपको इनका और ख्याल रखना है ताकि ये पूरी तरह से ठीक हो सकें। वह शख्स जो उस लड़की के सामने बैठा हुआ होता है वह डॉक्टर की ओर देखते हुए कहता है, क्या कहा डॉक्टर, ये ठीक हो रही हैं? सच में डॉक्टर, क्या अब ये ठीक हो सकती है? डॉक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यस मिस्टर पार्थ सिंह, वृद्धि ठीक हो रही है और बहुत ही जल्द वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुन वो लड़का मुस्कुराते हुए डॉक्टर को अपने गले से लगा लेता है और वह डॉक्टर को गले लगाते हुए ही कहता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मुझे ये खबर देकर कितना खुश किया है। पिछले 1 साल से मैं इसी खबर को सुनने का इंतजार कर रहा था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, लेकिन आपने आज ये कहकर मेरी उम्मीद को जगा दिया। अब मैं और मेहनत से वृद्धि का ख्याल रखूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे ठीक कर सकूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वृद्धि को ठीक होना ही पड़ेगा। उसे मेरी खातिर ठीक होना ही पड़ेगा। उसे मेहर की खातिर ठीक होना ही पड़ेगा। हम दोनों ने बहुत इंतजार किया है उसका। डॉक्टर उससे अलग होते हुए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा सीरियस होकर कहते हैं, देखो पार्थ, मैं तुमसे अभी कह तो रहा हूँ कि वृद्धि ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसे ठीक होने में अभी बहुत टाइम है। तुम कब तक उसका इंतजार करोगे? पार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, मरते दम तक। यदि मेरे आखिरी वक्त में भी वृद्धि ठीक हो जाती है तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी जिंदगी का आपको तो पता ही है, बस एक ही मकसद है, वृद्धि को ठीक करना। जिस दिन वृद्धि ठीक हो गई मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं तो भगवान से भी कहता हूँ डॉक्टर कि वह मेरी जिंदगी लेकर वृद्धि को जिंदगी दे दे। वृद्धि मेरी जिंदगी है और मैं उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारा जैसा लाइफ पार्टनर भगवान हर लड़की को दे। तुम उन सभी पार्टनर्स के लिए मिसाल बनोगे जो एक छोटी सी गलतफहमी के कारण अलग हो जाया करते हैं। तुमने जिस लगन और जिस सेवा से वृद्धि का ख्याल रखा है वह हर किसी के बस की बात नहीं है। पार्थ डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। डॉक्टर उसे वृद्धि का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर को जाता देख वह लड़का वृद्धि के पास बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए अपनी आंखों से आंसू लाकर कहता है, तुमने सुना, अब तुम ठीक हो रही हो। बहुत जल्द तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी और फिर हम तीनों साथ में खुश रहा करेंगे। तुम मुझे एक बार तो माफ़ करोगी ना? प्लीज वृद्धि, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इसी तरह वह उससे बातें करने लगता है। वह बहुत खुश था। पार्थ सिंह, उम्र 24 साल। एक समय में इसका बिजनेस टॉप पर था, लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले इसकी पत्नी एक गलतफहमी के कारण घर को छोड़कर जा रही थी और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जब से वह कोमा में चली गई थी तब से पार्थ ने उसे संभालने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वह अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ इंडिया में रह रहा था और साथ में इंडिया में अपने बिजनेस को भी चला रहा था। हालांकि वह इस वक्त इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में आता है, लेकिन 1 साल पहले वह इंसान बिजनेस की दुनिया में फर्स्ट नंबर पर आया करता था। देखने में भी काफ़ी स्मार्ट है और अब इसकी ज़िंदगी केवल इसकी बीबी और बेटी ही है। ये अपनी वाइफ को किसी भी हालत में ठीक करना चाहता है, जिसके लिए ये दिन रात मेहनत करता है। ये अपने घर को, अपनी बीबी को, अपनी बीबी के ट्रीटमेंट को, अपने ऑफिस को, सभी को संभाल रहा है और साथ में 2 साल की बच्ची को भी। एक लड़का इतना कुछ संभाल रहा है सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी पत्नी ठीक होगी और उसकी बच्ची को उसकी माँ का प्यार जरूर मिलेगा। वह वृद्धि से बात ही कर रहा होता है, तभी वहाँ 2 साल की बच्ची घुटने पर चलते हुए आती है और पप्पा पप्पा करते हुए
उसके पैरों से लिपट जाती है। वह उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वह उस बच्ची के गालों पर किस करते हुए कहता है, तुमने सुना मेहू, अब मम्मा ठीक हो रही है। अब तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वह तुम्हें फिर से पहले जैसा प्यार करेगी, है ना मेहू। अब हम दोनों मम्मा के साथ खेल पाएंगे। और फिर वह उस बच्ची पर अपने प्यार को लुटाने लगता है। वह बच्ची भी जैसे उसकी बातों को समझ जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। पार्थ अपनी बेटी के साथ खेल ही रहा था, तभी वहाँ एक लड़की जो कि 20-22 साल की लग रही थी, वह आती है और पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, सॉरी भाई, देखिए ना, मेहर खुद ही यहाँ आ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मेहर को लेकर जाती हूँ। पार्थ एक नज़र उस लड़की को देखता है और उसे देखते हुए कहता है, कृति तुम जाओ, कुछ देर आराम कर लो, तब तक मेहर को मैं अपने पास रखता हूँ। उसकी बात सुनकर वह लड़की यानी कि कृति हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वहाँ से चली जाती है। पार्थ मेहर को देखते हुए कहता है, महक बच्चे, आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। यदि आप गिर जाती तो आपको चोट लग जाती और पापा कितने परेशान हो जाते। प्रॉमिस करो पापा से कि आप ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करोगे। वह बच्ची उसकी बातों को तो नहीं समझती है, लेकिन वह उसके हाथों में अपने हाथों को रखकर मुस्कुराने लगती है। ये देख पार्थ भी मुस्कुरा देता है। मेहर ही तो वह कारण थी जिसके कारण पार्थ कभी कभी हल्का मुस्कुरा देता था, वरना उसकी जिंदगी से तो मुस्कान उसी दिन चली गई थी जिस दिन वृद्धि का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर वह मेहर के साथ खेलता है। थकान की वजह से मेहर को नींद आ जाती है तो पार्थ मेहर को वृद्धि के सामने ही बने एक छोटे से बेड पर लिटा देता है और खुद वहां रखे टेबल पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने लगता है। वह अपने ऑफिस के काम को भी घर से ही किया करता था, क्योंकि उसके घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह घर को छोड़कर अपने ऑफिस जा सके। अपने ऑफिस में उसने एक बॉस के तौर पर अपने दोस्त को रखा था जो सब कुछ संभाला करता था। अब तो उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। पार्थ उस पर आंखें बंद करके विश्वास करता था, इसीलिए वह ऑफिस महीने या 2 महीने में 1-2 बार ही जाया करता था। अपना सारा काम वह घर से ही करता था ताकि वह मेहर वृद्धि दोनों का अच्छे से ख्याल रख सके। वह कभी नहीं चाहता था कि वृद्धि के ठीक न होने के कारण मेहर की परवरिश में कोई कमी हो, इसीलिए वह हर पल मेहर के साथ उसके बचपन को जीना चाहता था। उसने मेहर को पालने में कोई कमी नहीं रखी थी। उसने वृद्धि से ही सीखा था कि एक बच्चे को कैसे पाला करते हैं, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आ जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ज़िंदगी में होता भी तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। पार्थ अपनी परेशानियों से लड़ा और आज वह अपनी बीवी का इलाज भी करा रहा है, साथ में अपनी बेटी का भी ख्याल अच्छे से रखता है। वह मेहर के लिए एक बेस्ट पिता था। शायद वृद्धि भी ठीक होती तो मेहर का इतना अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती जितना अच्छे से पार्थ ने रखा था इन 1 सालों में। अब बस पार्थ के दिमाग में यही चल रहा था कि वह क्या करे कि वृद्धि ठीक हो जाए। वह वृद्धि से हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करवाया करता था मशीन के जरिए। साथ में वह उसके पूरे बॉडी पर आयुर्वेदिक दवा का मालिश किया करता था जिससे उसके पूरे शरीर में कुछ हलचल हो सके। इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से वह उसका इलाज करा रहा था। इस 1 साल में उसने कई बार निराशा हासिल की थी, लेकिन आज जब डॉक्टर ने उससे कहा कि उसकी वृद्धि ठीक हो सकती है तो जैसे वह 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह अपने काम को कर रहा होता है, तभी उसके ईमेल पर एक मैसेज आता है। वह ईमेल खोलकर उस मैसेज को जैसे ही पढ़ता है गुस्से से खौल जाता है। उस ईमेल में बस इतना ही मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है, भूल जाइए, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मुझे बस मेरी वृद्धि और मेरी बेटी चाहिए। मैं उन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं आने वाला हूँ और दोबारा से यदि मुझे मैसेज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस मैसेज को देखने के बाद उसका मूड खराब हो जाता है। वह अपने लैपटॉप को बंद कर वृद्धि के पास चला जाता है और उसे हल्का सा साइड गले लगाते हुए कहता है, देखो ना वृद्धि, वो कितना परेशान करने लगे हैं मुझे। अब मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेले छोड़ ही नहीं सकता। क्या मैं इस हालत में होता तो तुम मुझे छोड़ देती? नहीं ना, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? यदि अब की बार उन लोगों ने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहा तो मैं उन लोगों से अपना सारे रिश्ते नाते तोड़ लूँगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे और मेहर के अलावा किसी का कोई महत्व नहीं है।
तुमने मेहर के रूप में मुझे वह खुशी दी है जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी बेस्ट लाइफ पार्टनर हो तो क्या हुआ, अभी तुम मेरी बातों को सुन नहीं सकती हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों का तुम पर जरूर असर होता है, तभी तो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं। देखो अभी भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। फिर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, वृद्धि तुम मत रो, मेरे कारण तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, अब तो सिर्फ तुम्हें हंसना है, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी और उसके बाद फिर हम तीनों साथ में बिल्कुल हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ ना। इतना कहते कहते वह भी रो देता है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम के वक्त पार्थ अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है, तभी वहां कृति आती है। कृति पार्थ को देखते हुए कहती है, भाई चलिए पहले डिनर कर लीजिए, फिर आप काम करते रहिएगा। रात के 9 बज चुके हैं और आप अभी भी काम कर रहे हैं। आप भाभी का और मेहर का इतना ख्याल रखते हैं, यदि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। पार्थ एक नज़र उसे देखता है, फिर अपने लैपटॉप पर हाथ चलाते हुए कहता है, कृति बस 5 मिनट और काम है, उसे खत्म कर लूँ फिर आता हूँ। तुम जाओ, तब तक मेहर को खिला दो, उसके सोने का टाइम हो गया है। कृति हाँ में अपने सर को हिलाती है और फिर से नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद पार्थ अपने काम को खत्म करके वृद्धि के बेड के पास जाता है और वृद्धि के सर पर किस कर उस रूम से बाहर निकल जाता है। वह डाइनिंग टेबल का नज़ारा देखता है तो हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि मेहर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई होती है और कृति टेबल के चारों ओर घूम घूम कर उसे डिनर खिलाने की कोशिश कर रही थी और मेहर नखरे दिखा रही थी। पार्थ मुस्कुराते हुए जाता है और कृति से बाउल और चम्मच लेकर मेहर की ओर देखते हुए कहता है, मेहर यदि पापा की बात मानेगी तो पापा आज अपने पास सुलाएंगे। मेहर ये सुनते ही खुश हो जाती है और वह जल्दी से पार्थ के पास अपने पैरों और हाथों से चलते हुए जाती है। ये देखकर कृति मुस्कुरा देती है और उसे घूरते हुए कहती है, मेहर की बच्ची, तुझे मैं कब से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और तू इधर से उधर भाग रही है। और भाई ने एक बार क्या कहा कि तू तुरंत उनके पास चली गई। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी पार्थ उसे देखते हुए कहता है, नहीं कृति, मेरी बच्ची को डांटो मत, वह तो बस तुम्हें परेशान कर रही थी। और फिर मेहर को देखकर मुस्कुरा देता है तो बदले में मेहर भी मुस्कुरा देती है। पार्थ मेहर को पहले खिलाता है, फिर उसे अपनी गोद में लेकर खुद डिनर करता है। कृति भी वहीं बैठे दूसरे चेयर पर डिनर कर रही होती है। वो दोनों बाप बेटी को देख रही थी, जो दोनों एक दूसरे के पनाह में खुश दिख रहे थे। वह अपने मन में कहती है, भाभी आप एक बार ठीक हो जाइए, मैं आपकी सारी गलतफहमियों को खत्म कर आपके और भाई की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरे कारण ही आपके और भाई की ज़िंदगी में बहुत गलतफहमी हुई है, जिसकी वजह से आप आज इस हालत में हैं। सच में भाई आपको बहुत मिस करते हैं और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्लीज़ भाभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। इन 1 साल में मैंने भाई को किस तरह से आपके लिए तड़पते देखा है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आप प्लीज़ ठीक हो जाइए ताकि भाई को भी उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल सकें। उनकी खुशियाँ, उनका प्यार, उनकी ज़िंदगी सब कुछ केवल आप ही हैं। यदि मैं आप दोनों की ज़िंदगी में नहीं आई होती तो शायद आज आप और भाई साथ में खुश होते और मेहर को उसकी माँ का भी प्यार मिला हुआ होता। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ, लेकिन जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देती हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। आप एक बार बस ठीक हो जाइए, फिर मैं आप लोगों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, आई प्रॉमिस। बस भाभी आप एक बार ठीक हो जाइए। पार्थ कृति को इतना गहरी सोच में देखकर उसे टोकते हुए कहता है, कृति क्या हुआ, क्या सोच रही हो। कृति पार्थ को एक नज़र देखती है और अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। और फिर वह अपना डिनर करने लगती है। पार्थ उसे कुछ नहीं कहता है और वह डिनर कर मेहर को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, कृति आज मेहर मेरे साथ सोएगी। तभी कृति उसे टोकते हुए कहती है, लेकिन भाई मेहर आपके साथ कैसे सो सकती है, यदि उसने रात में आपको परेशान किया तो। पार्थ मेहर को देखकर बस मुस्कुराता है और उससे कहता है, यदि परेशान करेगी तो भी कोई बात नहीं, मेरी बच्ची है और उसे मुझे परेशान करने का पूरा हक है और मुझे उसकी परेशानी उठाने का, इसलिए तुम चिंता मत करो।
और जाओ अपनी पढ़ाई करो। मेहर की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में भी बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कृति नामे अपने सर को जल्दी से हिलाते हुए कहती है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करती हूँ। मेहर मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है और मेहर के कारण मेरी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आप मेरा विश्वास कीजिए। पार्थ उसकी बात मानकर हाँ में अपने सर को हिला देता है और उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहता है। तो कृति चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है। पार्थ मेहर को लेकर वापस अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वृद्धि होती है और वह कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और मेहर को मिनी बेड पर लेटा दोनों साइड से पिलो रख देता है ताकि मेहर नींद में बेड से नीचे ना गिर जाए। फिर वह वृद्धि के बेड में दूसरे साइड जाकर लेट जाता है। वह एकटक वृद्धि को ही देख रहा था। वृद्धि को देखते देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। वह वृद्धि को देखते देखते ही नींद के आगोश में चला जाता है और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो जाता है। दिन भर की थकावट होने के कारण उसे तो पता भी नहीं चलता कि वह कब नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह पार्थ सबसे पहले उठकर रेडी होता है। फिर वृद्धि के पास जाकर उसके हाथों में मशीन को फिट करता है जिससे वृद्धि के हाथों की एक्सरसाइज हो सके। वह वहाँ सब कुछ परफेक्ट देख पार्थ किचन में चला जाता है और कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना वापस अपने कमरे में आता है। वह जैसे ही कमरे में आता है उसे मेहर के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह मेहर के रोने की आवाज़ सुन जल्दी से मेहर के पास जाता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रहे हैं? माफ़ कर दो पापा को, पापा से गलती हो गई। अब से पापा आपको अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे, बस एक बार माफ़ कर दो। मेहर कुछ देर रोती रहती है, फिर वह चुप हो जाती है। वह एकटक पार्थ को ही देख रही थी। पार्थ उसे यूं देखता देख अपनी आंखों से इशारे से उससे पूछता है, क्या हुआ? मेहर कुछ नहीं कहती है, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर वह वृद्धि की ओर देखते हुए कहती है, डैड, मम्मा क्यों नहीं टूटती हैं? उसकी तोतली आवाज़ सुन पहले तो पार्थ मुस्कुराता है, फिर उससे कहता है, बेटा, एक दिन आपकी मम्मा ज़रूर उठेंगी और आपको वह इतना प्यार देंगी कि आप उसके प्यार को संभाल नहीं पाओगे। मेहर जब सोकर उठती है तो वह कमरे में किसी को नहीं देखकर घबरा जाती है। फिर वृद्धि की ओर देखकर एक दो बार आवाज़ भी लगाती है, लेकिन वृद्धि नहीं उठती है तो मेहर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह मासूम सी बच्ची क्या जाने कि उसकी मम्मी क्यों नहीं उठती हैं। तब तक वहाँ कृति भी आ चुकी होती है। कृति मेहर की ओर देखते हुए कहती है, भाई, आप मेहर को लेकर बाहर जाइए, तब तक मैं भाभी को बात देती हूँ। पार्थ हामी अपने सर को हिला देता है और मेहर को लेकर वहाँ से चला जाता है तो कृति वृद्धि को बात दे देती है। फिर वह किचन में चली जाती है। एक बाउल में सूप देते हुए पार्थ को कहती है, भाई, पहले आप भाभी को ब्रेकफास्ट करवा दीजिए, फिर कुछ काम कीजिए और साथ में ये लीजिए आपका नाश्ता भी। वहीं कमरे में भाभी के साथ नाश्ता कर लीजिएगा, इस बदमाश को मैं खिला दूंगी। पार्थ उसकी बात को सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और वृद्धि का ब्रेकफास्ट ले वहाँ से चला जाता है। वृद्धि के बेड के सामने रखे टेबल पर ब्रेकफास्ट को रख उसके सामने बैठ जाता है और वृद्धि के हल्का सा वर्ड को मशीन के जरिए उठा देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वृद्धि बिल्कुल ठीक बैठी है। पार्थ वृद्धि की आंखों में देखते हुए कहता है, उठ जाओ ना वृद्धि, अब और मुझसे सहन नहीं होता। कब तक तड़पाओगी मुझे? तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी ये हालत बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। दिल कहता है तुम इस हालत में देखकर ही खुद को ख़त्म कर लूँ। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये सोचकर ही मुझे खुद से नफरत होने लगती है। अब प्लीज़ मुझे और मत तड़पाओ, तुम्हारी तड़प जीने नहीं देती है और मेहर का चेहरा मुझे मरने नहीं देता है। प्लीज़ वृद्धि, उठ जाओ ना। उसकी बातें जैसे वृद्धि के दिल तक जा रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकती थी। पार्थ उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देख अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो, अब ये ऐसी बातें नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मत रो। मैं तुम्हें इस तरह से रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। और फिर वह चम्मच से हल्का सा सूप ले विधि के मुंह के पास कर उसे हल्का हल्का सा देने लगता है।
एक दो चम्मच से ही वृद्धि पी पाती है। और पार्थ ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब लगता है कम से कम तुम्हारी डाइटिंग तो कुछ कम हुई, वरना तुम तो कुछ खाती भी नहीं थी। अब तक तो तुम केवल दवाइयों पर ही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से डॉक्टर के कहने पर मैं तुम्हें सूप पिला रहा हूँ और तुम उसे पिया भी कर रही हो। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और मुझे मेरी वह हंसती खेलती सी वृद्धि फिर से मिल जाएगी। फिर वह खुद वहीं वृद्धि के सामने ब्रेकफास्ट करता है। वह वृद्धि को देखते हुए कहता है, वृद्धि तुम्हारे हाथों से खाए हुए बहुत दिन हो गया है। अब वह दिन भी बस जल्दी से आ जाए जब तुम खुद मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तुम्हारे हाथों में जो स्वाद था वह स्वाद मैं बहुत मिस करता हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। इन बेस्वाद खाने को खाकर मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। अब मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाना है। कुछ देर वह इसी तरह उससे और बातें करता है और फिर वह वहाँ से उठकर कृति के पास चला जाता है। वह कृति और मेहर को देखता है जो साथ में खेल रही थी। उन दोनों को खेलता देखकर वह अपने ऑफिस के कामों को करने लगता है। कुछ देर बाद ऑफिस के काम को कर वह फिर से मेहर के पास जाता है उसे देखने के लिए। वह उन दोनों को उसी तरह खेलता देख वापस आकर कमरे में जा रहा था, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुन वह दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसके सामने एक 22 साल का लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। वह उस लड़के को देखकर मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, विजय तुम। विजय उसे देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, जी जीजू, मेहर से मिलने का दिल हुआ तो सोचा मैं आ जाऊं। क्या मैं मेहर से मिल सकता हूं? पार्थ उसकी ओर देखता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मेहर हॉल में कृति के साथ खेल रही है, तुम जाओ उससे मिलो। तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ, फिर मैं तुमसे बातें करूँगा। विजय हामी अपने सर को हिला देता है और हॉल की ओर चला जाता है। पार्थ फिर से कमरे में चला जाता है। विजय कृति के पास जा उसे देखते हुए कहता है, हाय कृति। कृति उसे देखती है और बदले में वह भी उसे हाय कहती है। विजय मेहर को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, मेहर बच्चे, मामू ने आपको बहुत मिस किया। कि आपने मामू को किया? उसकी आवाज़ सुन मेहर अपनी तोतली आवाज़ में कहती है, मेहर ने भी मामू तो बहुत मिस किया। उसकी आवाज़ सुन विजय मुस्कुरा देता है। वह कृति और मेहर के साथ खेलने लगता है। पार्थ अपने पेंडिंग काम को करके अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वह देखता है विजय मेहर के साथ सोफे में बैठकर बातें कर रहा था। पार्थ उन दोनों के पास जाता है और मेहर को अपनी गोद में लेते हुए कृति को अपने पास बुलाता है, जो किचन में विजय और पार्थ के लिए चाय बना रही थी। कृति चाय लेकर बाहर आती है। पार्थ उसे चाय टेबल पर रखने के लिए कहकर मेहर को कृति को देता है और उसे वहां से लेकर जाने के लिए कहता है, तो कृति मेहर को लेकर वहां से चली जाती है। विजय पार्थ को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कुछ भी नहीं था और न ही वह पार्थ को समझ पा रहा था। कृति वहां से चली जाती है तो विजय अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, बह जीजू मुझे आपसे। तभी पार्थ विजय को रोकते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम बार बार क्यों आते हो विजय, मुझे परेशान करने के लिए। प्लीज़ मुझे और मेरे परिवार को अकेले छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम हमारा बुरा नहीं चाहते हो, लेकिन तुम जब भी यहाँ आते हो उनका जिक्र कर मुझे हर्ट करते हो। तुम जब जानते हो कि मैं वृद्धि के बिना नहीं रह सकता हूँ तो तुम क्यों बार बार मुझे वृद्धि को छोड़ने के लिए कहते हो, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वृद्धि ही मेरी दुनिया है और वृद्धि की दुनिया एक दिन मैं हुआ करता था। विजय उसकी बात को सुनकर एक गहरी सांस लेता है और उससे कहता है, जीजू मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपके मॉम डैड भी तो अकेले हैं ना। मैं आपको दी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास रहकर आइए। तब तक मैं दी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। उन्होंने कल फिर मुझे कॉल किया था, वह बहुत रो रही थी, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। पार्थ उसकी बात सुनता है और गुस्से में कहता है, यदि वह मेरे पेरेंट्स होते तो वह मेरे और वृद्धि के बीच गलतफहमी लाने का काम कभी नहीं करते। आज उन लोगों के कारण ही वृद्धि को गलतफहमी हुई और वह सब कुछ छोड़कर जाने के बारे में सोची, जिसके कारण आज वृद्धि की ये हालत है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और जब तक वृद्धि ठीक नहीं हो जाती मैं उन लोगों से मिलने भी नहीं जाऊँगा। और हाँ,
तुम उन लोगों से एक बात बहुत अच्छे से कहना कि पार्थ मरना पसंद करेगा, लेकिन वृद्धि को छोड़ना नहीं। आखिर उन लोगों को मेरी वृद्धि से प्रॉब्लम क्या है? पार्थ की बात सुन विजय कुछ नहीं कह पाता। वह कहता भी क्या, वह बहुत अच्छे से जानता था कि पार्थ के लिए वृद्धि क्या है, और पार्थ वृद्धि के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। विजय तो ये सोच कर ही कि उसकी बहन को एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है, यहाँ तक कि अपनी दुनिया भी खुश हो जाता है। वह पार्थ से कहता है, आई एम सॉरी जीजू, आई प्रॉमिस कि मैं आपसे ऐसी बातें नहीं करूँगा। अब जब दी ठीक नहीं हो जाती, मैं आपसे उस बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा। लेकिन जीजू, आज आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ एक बार उनके बारे में तो सोचिए। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, वह आपके पेरेंट्स हैं। पार्थ विजय की ओर मुड़ता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, विजय मैं जानता हूँ वह मेरे पेरेंट्स हैं, इसीलिए मैंने उनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है विजय, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। उन लोगों ने जो किया है, केवल मैं उन्हें उनके किए की सज़ा दे रहा हूँ। यदि उन लोगों ने वृद्धि के दिमाग में गलत बातें नहीं डाली होती, तो शायद आज मेरी वृद्धि ठीक होती। तो उन्हें उनकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। उन्होंने वृद्धि से मुझे दूर करने की कोशिश की, उन्हें भी तो अपने बेटे से दूर रहने दो ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन वह तो अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं एक दिन वृद्धि को छोड़कर उनके पास चला जाऊंगा। मैं कभी भी वृद्धि को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी उन लोगों से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजय हल्का सा मुस्कुराता है और अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी जीजू, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ एक और बार माफ़ कर दीजिए। विजय उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, चलो अपनी बहन से नहीं मिलोगे? विजय उसकी आवाज़ सुनकर फिर मुस्कुरा देता है और वह दोनों वृद्धि के कमरे में चले जाते हैं। विजय वृद्धि को मशीनों से घिरा हुआ देखकर रो देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आंखों से आए हुए आंसू पोंछते हुए कहता है, दी कब ठीक होंगी? आपको पता नहीं है कि मैंने आपको कितना मिस किया है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, आपके भाई को आपकी बहुत ज़रूरत है। मुझे माफ़ कर दो दी, एक बार मैं आपकी सबसे बड़ी मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं था। प्लीज़ दी, ठीक हो जाओ। पार्थ उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, वृद्धि बहुत जल्दी ठीक होगी विजय, तुम देखना, डॉक्टर ने मुझसे कहा है वृद्धि बहुत जल्दी ठीक होगी। उसकी बात सुन विजय मुस्कुरा देता है और वह पार्थ को गले लगा लेता है। पार्थ भी उसे अपने गले से लगा लेता है। उसकी नज़रें एकटक वृद्धि को ही देख रही थीं, जिसकी आंखें खुली हुई थीं लेकिन जागी नहीं। विजय पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, अच्छा जीजू, अब मैं चलता हूँ, बस एक बार मेहर से और मिल लूँ। पार्थ अपने सर को हिला देता है और विजय उस ओर चला जाता है जिस ओर कृति मेहर को लेकर गई हुई थी। कृति मेहर को लेकर गार्डन गई हुई थी, तो विजय भी वहीं चला जाता है। मेहर हरी हरी घास में चारों ओर घूम रही थी और कृति उसे पकड़ने के लिए कह रही थी। वह अपने हाथ और पैरों से कृति के पीछे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन बच्ची कृति को पकड़ नहीं पा रही थी। विजय उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है। वह मेहर के पास जाता है और उसे गोद में लेते हुए उसके गालों पर किस कर उसे कहता है, लव यू मेहर, मामू तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मेहर उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। बदले में वह भी उसे किस कर देती है। विजय एक नज़र कृति को देखता है और अपनी नज़रों को नीचे किए हुए उससे कहता है, कृति प्लीज मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी उस दिन कहा उसके लिए मुझे सच्चाई नहीं पता थी। आई एम सॉरी कृति। कृति कुछ नहीं कहती और उसके पास जा मेहर को अपनी गोद में ले लेती है और फिर विजय की ओर देखते हुए कहती है, आपको शायद लेट हो रहा होगा। विजय कृति की बेरुखी देख उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। कृति विजय को जाते हुए देख रही थी। तभी मेहर उसके बालों को खींचते हुए कहती है, बुआ अंदर चलो ना, मुझे निन्नी आ रही है। कृति हल्का सा मुस्कुरा देती है और घर के अंदर चली जाती है। आज का दिन भी इसी तरह बीत जाता है। पार्थ खुश था कि विजय ने उसकी बात को समझा। शाम के वक्त वह अपने कमरे से बाहर जा रहा होता है। तभी अचानक उसकी नज़र वृद्धि के हाथों पर चली जाती है, जो हिल रही थी, या यूं कहें विधि अपने हाथों को उठाने की कोशिश कर रही थी। ये देख शौक हो जाता है। वह अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखकर हैरानी से वृद्धि को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना हो। वो खुशी और रोने के मिले जुले भाव से वृद्धि को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
वह जल्दी से वृद्धि के पास जाता है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, वृद्धि एक बार कोशिश और करो ना वृद्धि, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। वृद्धि प्लीज एक बार और कोशिश करो ना। कृति कृति जल्दी आओ। कृति भी दौड़कर आती है, जो उस वक्त मेहर को सुलाकर अपनी पढ़ाई करने जा रही थी। वह डर जाती है पार्थ की आवाज़ सुनकर। पार्थ कृति को देखकर जल्दी से बेड से उठता है और कृति के पास जाकर उसके कंधे को पकड़ते हुए कहता है, कृति देखो ना, वृद्धि ने अपने हाथ को हिलाया, तुम एक बार से बोलो ना, वह जरूर उठेगी, प्लीज उसे बोलो ना उठने के लिए। उसने हाथ हिलाया, मैंने देखा वह उठना चाहती है। कृति प्लीज एक बार उसे बोलो ना कि उठ जाए, मैं उसे बहुत याद करता हूँ, प्लीज एक बार बोलो ना कि वृद्धि उठ जाए। उसने अभी अपना हाथ हिलाया, मैंने अपनी आंखों से देखा। कृति उसकी बात सुनकर शॉक्ड होती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वृद्धि ने अपने हाथ को हिलाया। कृति 1 साल से उसी घर में रह रही थी। उसने एक बार भी वृद्धि के शरीर में ऐसी हलचल नहीं देखी थी। पार्थ का ये कहना कि वृद्धि ने अपने हाथ को हिलाया है उसे सपने जैसा लग रहा था। पार्थ की बात सुन वह वृद्धि की ओर देखती है, लेकिन उसे ऐसी कोई भी हरकत नहीं दिखती है, तो वह उदास हो जाती है। पार्थ कृति की ओर देखते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, वृद्धि ने अभी अपने हाथ को हिलाया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम एक बार उससे बोलो ना। तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। और फिर कुछ ही देर में डॉक्टर उसके घर आ जाते हैं। डॉक्टर के आते ही पार्थ डॉक्टर को जल्दी से वृद्धि का चेकअप करने के लिए कहता है। डॉक्टर उसकी बात मान जल्दी से वृद्धि का चेकअप करता है। उसे वृद्धि के शरीर में मूवमेंट की आशंका नजर आ रही थी। डॉक्टर को भी लग रहा था जैसे वृद्धि के शरीर में कुछ तो हलचल होने लगी है। वह खुशी से पार्थ की ओर देखते हुए कहते हैं, पार्थ, वृद्धि के शरीर में हलचल हो रही है, अब वृद्धि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। कृति उसकी बात सुनती है तो वह भी मुस्कुरा देती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन लोगों ने इतने दिनों से इंतजार किया था इस दिन का, और फाइनली आज वह दिन आ गया जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया वृद्धि सच में ठीक हो सकती है, वरना उन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। पार्थ खुशी से डॉक्टर को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। मैंने अभी देखा है वृद्धि को हाथ हिलाते हुए, वह उठना चाहती है, वह बहुत जल्द उठेगी। वृद्धि की ओर देखता है जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह डॉक्टर से अलग होकर वृद्धि के पास जाता है और उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है, वृद्धि अब और नहीं, अब रोने के नहीं, अब हंसने के दिन वापस आ रहे हैं। बस तुम एक बार जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे ठीक होने का कितने दिन से इंतजार किया है। तुम ठीक हो जाओ बस जल्दी से। उसकी आवाज़ सुन वृद्धि अपने हाथों को हल्का सा हिला देती है। पार्थ ये देखकर खुश हो जाता है। डॉक्टर उसे देखते हुए कहते हैं, वृद्धि तुम्हारी हर कही हुई बात को सुनेगी और किसी न किसी तरह से वो तुम्हें इशारा भी कर देगी कि वह तुम्हारी बातों को सुन पा रही है। पार्थ ये सुनते ही खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बस तुम्हें वृद्धि को ठीक करने के लिए उसे सबसे ज़्यादा टाइम देना होगा, उससे बातें करना होगा ताकि उसका शरीर रिस्पॉन्स करे, उसके पास हर पल रहना होगा ताकि वह तुम लोगों को देखकर उसके शरीर में भी उठने की शक्ति आ सके। पार्थ डॉक्टर की ओर देखते हुए कहता है, प्रॉमिस डॉक्टर कि अब मैं हर वक्त वृद्धि के साथ रहूँगा, मैं एक पल के लिए भी वृद्धि को छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर वह मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। डॉक्टर कुछ देर और बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। कृति वापस से अपने कमरे में चली जाती है। पार्थ फिर से वृद्धि के पास बैठ जाता है और उससे बातें करते हुए कहता है, तुम्हें पता है वृद्धि, मेहर हमेशा मुझसे पूछा करती थी कि उसकी मम्मा कब उठेगी, उसकी मम्मा कब उठेगी। अब मैं मेहर को कह सकता हूँ कि उसकी मम्मा बहुत जल्द उठेगी। उठोगी ना वृद्धि तुम। वह वृद्धि से यूं ही बातें कर रहा होता है और उसे सवाल करता है ताकि वृद्धि कुछ तो रिस्पॉन्स करे। वृद्धि हर बार रिएक्ट करे, ऐसा भी तो होना जरूरी नहीं था। पार्थ कुछ देर वृद्धि से बातें करता है, लेकिन जब वृद्धि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो वह उदास हो जाता है। वह एक नज़र वृद्धि को देख फिर से अपने कामों को करने के लिए अपने टेबल पर चला जाता है। इन कुछ दिनों में पार्थ के ऑफिस के कामों पर बहुत गहरा असर पड़ा था, जिसके लिए उसे
हार्ड वर्क करने की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वह वृद्धि की तबीयत खराब होने के कारण कर ही नहीं पा रहा था। वह टेबल पर बैठे कभी अपने ऑफिस के काम को करता, तो कभी एक नज़र वृद्धि को मुड़कर देखता। न जाने क्यों, लेकिन उसे वृद्धि से दूर होने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह हर पल वृद्धि के पास ही रहे। शाम के वक्त पार्थ अभी किसी को नहीं बताता है कि वृद्धि के शरीर में मूवमेंट हो रही है, क्योंकि वह चाहता था कि पहले वृद्धि पूरी तरह से ठीक हो जाए, फिर ही वह किसी को बताएगा उसके बारे में। पार्थ, कृति और मेहर तीनों नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। कृति पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। और वह जाकर दरवाज़ा खोलती है। वह जैसे ही दरवाजे को खोलती है, हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। तभी पार्थ उसे आवाज़ देते हुए कहता है, कौन है कृति? कृति हकलाते हुए कहती है, वह अंकल और आंटी। पार्थ जैसे ही सुनता है, उसे गुस्सा आने लगता है। कृति के ठीक सामने अपने माता पिता को देख हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि उसके माता पिता वहाँ क्या कर रहे हैं। वह गुस्से में उन्हें देखते हुए कहता है, आप लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा? मैंने पहले ही कह दिया था कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आ सकते हैं, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी माँ पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम आखिर हमसे इतना नाराज क्यों हो? हम तो सिर्फ तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। और पार्थ गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहता है, ओ रियली मिसेस सिंह, आपको लगता है कि आप मेरी भलाई चाहती हैं? यदि आप मेरी भलाई चाहती तो कभी भी वृद्धि के दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश ही नहीं करती। आप बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं वृद्धि से कितना प्यार करता हूँ। मैंने वृद्धि के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। फिर भी आपने वृद्धि के मन में ये डाला कि मेरा कृति के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि कृति और मेरा एक बहुत पवित्र रिश्ता भाई बहन का था। आपने वृद्धि के मन में गलतफहमी तो डाली ही डाली, साथ में मेरा और कृति के इस पवित्र रिश्ते को भी अपनी सोच के जैसा गंदा कर दिया। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं वृद्धि को धोखा दूंगा और किसी और लड़की के साथ रिलेशन में रहूंगा? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कम से कम वृद्धि के प्रति अपनी नफरत को साइड में रखकर एक बार खुद के संस्कार के बारे में तो सोचा होता। कि आपको लगता है कि आपका दिया हुआ संस्कार इतना कमजोर है कि आपका बेटा इस तरह लड़कियों की जिंदगी से खेलेगा? मिसेस सिंह उसकी बातों को सुन रही थीं। वह पार्थ से कहना तो बहुत कुछ चाहती थीं, लेकिन पार्थ के गुस्से के आगे वह कुछ कह नहीं पा रही थीं। तभी पार्थ उन्हें गुस्से में खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। यदि आप मेरी माँ होती तो कभी भी मेरी वृद्धि को मुझसे दूर करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आप तो वृद्धि का ख्याल रखती। आप ये जानते हुए कि मेहर इतनी छोटी थी, आपने वृद्धि को इतना मजबूर किया कि वह घर छोड़कर चली गई। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेहर का क्या होगा। एक बार तो आप सोच लेती कि वृद्धि के बिना मेहर का क्या होगा। पार्थ की बात सुन मिसेस सिंह को भी बहुत गुस्सा आता है। मिसेस सिंह गुस्से में पार्थ को देखते हुए कहती हैं, नहीं सोचना मुझे कि मेहर का क्या होगा। मैं आखिर क्यों सोचूं मेहर के बारे में? आखिर लगती ही कौन है वह मेरी? भूलो मत पार्थ, वह तुम्हारी बच्ची नहीं है। वह इतना ही कहती है कि पार्थ उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। तभी मिसेस सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यों बुरा लगा ना मेरी सच्चाई? यही है कि मेहर तुम्हारी बेटी नहीं है। वह इतना ही कहती है कि पार्थ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शट अप मॉम, जस्ट शट अप। आप यहाँ से अभी के अभी चले जाइए। मेहर सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। और यदि आपने उसके खिलाफ कुछ और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मॉम हो। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। और वह वापस से डाइनिंग टेबल पर जाकर मेहर को अपनी गोद में उठाकर वृद्धि के कमरे की ओर चला जाता है। वहाँ कृति बस सभी को देख रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वहाँ अभी हुआ क्या। पार्थ गुस्से में अपने कमरे में मेहर को लेकर चला जाता है। मेहर पार्थ को इतने गुस्से में देखकर घबरा जाती है। वह पार्थ के गले में अपने दोनों हाथों को लपेटकर रोते हुए पार्थ से अपनी तोतली आवाज में कहती है, डैडी वह कौन थी? अब इतने गुस्से में क्यों हो? पार्थ मेहर की डरी हुई आवाज सुनकर उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए खुद को शांत करते हुए उससे कहता है, मेहू मैं गुस्से में नहीं हूँ बच्चे, वह मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। आप सो जाओ, मैं आपसे बाद में खेलूंगा। और फिर वह मेहर को अपने मिनी बेड पर सुलाकर उसके दोनों साइड पिलो को रख देता है
और बेड पर वृद्धि के पास बैठ उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, वृद्धि आखिर क्यों मॉम नहीं समझती हैं हमारे प्यार को? क्या खून का रिश्ता होना जरूरी है? मेरा प्यार मेहर के लिए काफी नहीं है कि वह मुझे पिता कह सके? क्या मेहर पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? क्या मेहर मेरी बेटी नहीं, वह मेरी ही बेटी है ना वृद्धि? तुम एक बार कहो ना, वह मेरी ही बेटी है। वह वृद्धि को गले लगा लेता है और रोने लगता है। आज उसकी माँ की बातों से पार्थ का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मम्मा ने अपने दिल में वृद्धि के लिए इतना नफरत रखा होगा। वह सोच रहा था कि यदि उसकी माँ उसके सामने इतनी घटिया बातें कर सकती हैं तो वह वृद्धि के साथ कैसा पेश आती होंगी। अब वह सोच रहा था कि उसे कभी वृद्धि को अपनी माँ के साथ छोड़कर बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। यदि वह वृद्धि को और अपनी माँ के पास छोड़कर कभी गया नहीं होता तो आज वृद्धि बिल्कुल ठीक होती और उसके साथ होती। पार्थ उसी तरह वृद्धि को अपने गले लगाए हुए होता है। वहीं नीचे कृति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। पार्थ के माता पिता से वह उन्हें वहां से जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसका ये कहने का अधिकार ही नहीं था, और वह उन्हें वहां रुकने के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि पार्थ नहीं चाहता था कि वह वहां रुकें। कृति उन दोनों को ही देख रही होती है। तभी पार्थ की माँ कृति के पास आ उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती हैं, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने कभी तुम्हारा इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहती थी। मैं कभी भी अपने बच्चे को एक ऐसी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी जिसके गर्भ में पहले से ही किसी और का बच्चा हो, या जिसकी ज़िंदगी में मेरे बेटे से पहले ही कोई आ चुका हो। अपने बेटे की लाइफ में किसी का उतरण नहीं लाना चाहती थी। कृति उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वह क्या कहे पार्थ की माँ को। पार्थ की माँ की सोच इतनी गिरी हुई थी कि वह उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। वह बिना उन्हें देखे ऊपर वृद्धि के कमरे की ओर चली जाती है। पार्थ की माँ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कृति उनसे कुछ भी नहीं कहती है। वह उदास होकर मिस्टर सिंह की ओर देखती हैं तो मिस्टर सिंह उसे इस वक्त यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, तो वह मिस्टर सिंह के साथ वहाँ से चली जाती हैं। कृति वृद्धि के कमरे में आती है। पार्थ वृद्धि से लिपटे रो रहा होता है। वह जाकर पार्थ के कंधों पर हाथ रखती है। पार्थ किसी के हाथ अपने कंधे पर महसूस कर सीधे होकर बैठ जाता है। वह कृति को देखता है। कृति को पार्थ की आंखों में इस वक्त बहुत आंसू दिख रहे थे। वह पार्थ के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, भाई मैं जानती हूँ कि मेरे ही कारण आपकी और वृद्धि भाभी के बीच इतनी दूरियां आई हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्यों आपकी माँ भाभी से इतनी नफरत करती हैं? क्यों भाभी उस दिन घर छोड़कर जा रही थी और कैसे भाभी का एक्सीडेंट हो गया? मुझे सब कुछ जानना है आपके और भाभी की जिंदगी के बारे में। मैं आपको आपका ये अतीत याद दिलाकर दुखी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे मैं अनजाने में आप दोनों की जिंदगी में इतनी जहर घोलती चली गई। भाभी आपसे दूर जाना चाहती थी, आखिर कैसे मैं आपके और भाभी के बीच आ गई हूँ। प्लीज मना मत करना, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ आपके और भाभी की जिंदगी के बारे में। पार्थ कृति की ओर देख रहा होता है। उसे कृति की आंखों में बहुत दिख रहा था। शायद कृति का ये गिल्ट कि उसके कारण ही वृद्धि और पार्थ अलग होने वाले थे उसकी आंखों से इस वक्त बयां हो रहा था। पार्थ कृति की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अपने और वृद्धि के बारे में, लेकिन सबसे पहले तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम खुद को मेरे और वृद्धि के बीच में आए हुए गलतफहमी का जिम्मेदार नहीं मानोगी। तुम्हारे कारण कुछ भी नहीं हुआ है, वह तो मम्मा की सोच ही घटिया है जिसके कारण आज मेरे और वृद्धि के बीच इतनी दूरियां हैं। तुम कभी भी खुद को दोषी नहीं मानोगी। कृति रोते हुए हाँ में अपने सर को हिला देती है, क्योंकि वह इस वक्त पार्थ और वृद्धि के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। कुछ बातें तो जानती थी, लेकिन उसे पार्थ और वृद्धि की जिंदगी के बारे में सब कुछ नहीं पता था। पार्थ कृति की ओर देखते हुए कहता है, पक्का वादा, आज के बाद से तुम कभी भी खुद को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं मानोगी। वृद्धि पार्थ के हाथों में अपने हाथों को रखते हुए कहती है, ठीक है भाई। पार्थ एक गहरी सांस लेता है और वृद्धि की ओर देख प्यार से वृद्धि के गाल को छूता है।
फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहना स्टार्ट करता है, 2.5 साल पहले लंदन की सड़कों पर एक लड़का बेतरतीबी तरीके से कार को चला रहा होता है। उसी कार में एक और लड़का बैठा होता है जो उस लड़के को रोकते हुए कहता है, पार्थ यार, इतनी तेज गाड़ी चलाओगे तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा, हमें गाड़ी को थोड़ा सा स्लो चलाना चाहिए। पार्थ उस लड़के की बात सुनता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, पार्थ सिंह ने कभी अपनी लाइफ में कुछ स्लो करना नहीं सीखा है। पार्थ सिंह हवाओं से बातें करने वाला शख्स है, किसी के कहने से नहीं ठहर सकता और वह अपनी कार को और तेज कर देता है। उसकी बात सुन उसका दोस्त उसे देखने लगता है। आखिर पार्थ बात को समझता क्यों नहीं है? यदि वह कार को इतनी तेज चलाएगा तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। वह बहुत पार्थ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पार्थ उसकी बात को सुनता ही नहीं है। तभी वह लड़का पार्थ को फिर से कहता है, देखो पार्थ, यदि तुम इतना तेज गाड़ी चलाओगे तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। प्लीज यार, एक बार कह रहा हूँ, कार रोक दो। उसकी बात सुन पार्थ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब तो ये गाड़ी सीधे मंजिल पर जाकर ही रुकेगी। वह इतना ही कहता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक छोटी सी कार आ जाती है और वह अचानक ही अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। वह इस तरह से अचानक ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे पार्थ के सर पर हल्का सा चोट लगती है और वह सीधे बेहोश हो जाता है। उसके बगल में बैठा शख्स बिल्कुल ठीक होता है। वह पार्थ को इस तरह से बेहोश देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करेगा। वह पार्थ को उठाते हुए कहता है, पार्थ तुम्हें क्या हुआ? उठो तो सही। पार्थ यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ, कार को धीरे चलाओ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। फिर वह जल्दी से कॉल कर दूसरी कार मंगवाता है और पार्थ को उस कार में किसी तरह डालकर हॉस्पिटल की ओर कार को लेकर चला जाता है। कुछ ही देर में वह पार्थ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वह जल्दी से किसी को पार्थ का चेकअप करने के लिए कहता है। पार्थ बेहोशी की हालत में था। तभी वहाँ एक डॉक्टर आती है जो देखने से बहुत ही कम एज की दिख रही होती है। वह बहुत ही सिंपल होती है और वह जाकर सीधे पार्थ को चेकअप करती है और उसके सर पर लगे हुए चोट का बैंडेज कर देती है और पार्थ के दोस्त की ओर देखते हुए कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, इन्होंने सीट बेल्ट को नहीं लगाया था, इसलिए इनके सर पर चोट लगी है। यदि कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का यूज करें तो ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। उस डॉक्टर की बात सुन वह लड़का अपने सर को नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता वह क्या कहे। वह तो हमेशा पार्थ को कहा करता था, लेकिन पार्थ उसकी सुनता ही कहाँ था। वह डॉक्टर पार्थ को चेक कर वहाँ से अपने केबिन की ओर चली जाती है। लगभग 2 घंटे बाद पार्थ को होश आता है। पार्थ अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? वह लड़का एक टेबल को रखकर पार्थ के बगल में बैठते हुए कहता है, देख लो तुम्हारी जिद का नतीजा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कार को धीरे चलाने के लिए, लेकिन तुम किसी की सुन कहाँ सकते हो? तुम तो द पार्थ सिंह हो जो कभी किसी की सुनता ही नहीं और हमेशा हवाओं से बातें करता है। तो उस वक्त क्यों नहीं हवा में उड़ गए? क्यों अपने सर पर चोट लेकर मेरे सामने बेहोश हो गए? तुम्हें मैं कितना भी कह लूं, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं सकते हो। तुम्हें तो मेरी एक भी बात समझ आती ही नहीं है। मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं और न ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पार्थ उस लड़के को बहुत गौर से देखता है। उस लड़के को देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। पार्थ उसके सामने अपने दोनों हाथों को कानों को पकड़ते हुए कहता है, क्रश सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज अब तो मुझे माफ़ कर दे यार। यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगा? प्लीज प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। तुम्हें तो पता है पार्थ की ताकत थी उसका दोस्त क्रश। यदि क्रश पार्थ को छोड़ देगा तो वह अकेला कैसे रहेगा? क्रश पार्थ की सेंटी बातें सुन उसे देखने लगता है। वह थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है, पार्थ तुम हमेशा क्यों कहते हो यदि किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी जिंदगी अकेली गुजारनी ही पड़ेगी? पार्थ क्रश की बात सुन उसे गुस्से से देखने लगता है। वह उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, खबरदार, जो ऐसी बातें कभी कहीं तो तुम्हें कुछ हो जाए उससे पहले अपनी जान दे दूंगा। उसकी बात सुन क्रश उसे देखते हुए कहता है, पार्थ तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपनी ताकत बनो। तुम यदि इस तरह से
हमेशा मुझ पर डिपेंड रहोगे तो आगे कैसे रहोगे? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम्हें या उसे कुछ प्रॉब्लम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही मेरे बिना जीना सीखो। पार्थ उसे देखते हुए थोड़ा गुस्से में उससे कहता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि छोड़ दो तुम अपनी जॉब। आखिर तुम्हारी जॉब में रखा ही क्या है? क्यों कर रहे हो तुम ये जॉब? तुम मेरे साथ डैड की बिजनेस को संभालो। मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार ऑफर किया है। क्रस पार्थ को समझाते हुए कहता है, पार्थ ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन तुम भी तो समझो, मैं एक इंडिया द्वारा भेजा गया एजेंट हूँ। मुझे देश के लिए किसी भी वक्त अपनी जान देनी पड़ सकती है। तुमसे मेरी दोस्ती इसी जॉब के कारण हुई है और मैं इस जॉब को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इस जॉब को मैंने अपनी खुशी से चुना है। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और यदि मुझे मौका मिला है तो मैं इसे पीछे नहीं हो सकता। इस जॉब को तो अब मेरे मरने के बाद ही मैं छोड़ सकता हूँ। पार्थ उसे इतना सेंटी देखकर उससे कहता है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे घर जाना है, क्या हम घर चल सकते हैं? क्रस उसकी बात सुनकर हाँ में अपने सर को हिला देता है और डिस्चार्ज पेपर साइन करवाने के लिए वह डॉक्टर के केबिन की ओर चला जाता है। पार्थ को बहुत घुटन हो रही थी वहाँ, इसीलिए वह भी बेड से उठकर पीछे पीछे जाने लगता है ताकि वह उधर से ही बाहर निकल जाए। पार्थ क्रस की ओर जाता है। वह डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ा होता है, लेकिन जब क्रस कुछ देर तक बाहर नहीं आता है तो वह खुद केबिन के अंदर चला जाता है। वह केबिन के अंदर जाकर क्रस को आवाज देते हुए कहता है, क्रस चलो यार। क्रस पार्थ को वहां देख उससे गुस्से में घूरते हुए कहता है, पार्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करने को कहा था ना मैंने। पार्थ क्रस की ओर देखते हुए कहता है, क्रस चलो ना, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। पार्थ जैसे ही कहता है, सामने चेयर पर बैठी डॉक्टर उसे घूरने लगती है। अचानक ही पार्थ की नज़र उस डॉक्टर पर चली जाती है। पार्थ उस डॉक्टर को देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें तो उस डॉक्टर से हटी नहीं रही होती हैं। वहीं वो डॉक्टर पूरे गुस्से में पार्थ को ही देख रही होती है। वहीं पार्थ की तो नजरें उससे हटी नहीं रही थीं। क्रस पार्थ के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रख उसे हिलाते हुए कहता है, पार्थ क्या हुआ? कहाँ खो गए पार्थ? पार्थ नामे अपना सर हिला देता है, लेकिन उसकी नजरें तो इस वक्त भी डॉक्टर पर ही होती हैं। क्रस डॉक्टर की ओर देखते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज, यदि आप साइन कर देंगी तो इसे छुट्टी मिल जाएगी। इसे हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉक्टर एक नज़र पार्थ को देखती है और गुस्से में पेपर पर साइन कर क्रस की ओर देखते हुए कहती है, यदि हॉस्पिटल पसंद नहीं है तो अपने दोस्त से कहिएगा कि ढंग से कार चलाएं ताकि दोबारा इन्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत ना पड़े। क्रस बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहीं डॉक्टर पार्थ को गुस्से से देख रही थी। क्रस उसके पास जाता है और उसके हाथों को पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है। पार्थ पीछे मुड़कर बार बार डॉक्टर को ही देख रहा होता है। वहीं जैसे ही क्रस पार्थ को लेकर जाता है, डॉक्टर गुस्से से अपनी चेयर पर खड़े होकर खुद से कहती है, बड़े आए कहने वाले, घुटन होती है। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। इन्हें हॉस्पिटल में घुटन महसूस हो रही है और हम जो दिन भर हॉस्पिटल में रहते हैं, इनके जैसे लोगों का इलाज करते हैं, क्या हमें घुटन महसूस नहीं होती? बड़े आए कहने वाले कि घुटन महसूस हो रही है। और फिर वह वहाँ से दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए चली जाती हैं। पार्थ अपने ही ख्यालों में गुम होता है। क्रस कार में उसे बैठाकर ड्राइव करते हुए उससे कहता है, पार्थ कहाँ खो गया? पार्थ अपने ही धुन में बिना क्रस की ओर देखे हुए कहता है। उसके ख्यालों में उसकी बातों को सुन क्रस अचानक से गाड़ी के ब्रेक को लगाता है। उसके इस तरह से गाड़ी में ब्रेक लगाने से पार्थ हैरान हो जाता है। वह क्रस की ओर देखते हुए कहता है, यार अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, फिर नहीं जाना है, लेकिन यदि चला भी गया तो कोई बात नहीं, तू मेरा उसी डॉक्टर से इलाज करवा देना। क्रस अजीब सी नज़रों से उसे देख रहा होता है। वह उसकी ओर देखते हुए कहता है, पार्थ तू ठीक तो है ना? कहीं सर पर चोट लगने के कारण तेरी याददाश्त तो नहीं चली गई है ना? लड़कियों के बारे में बात कर रहा है और वह भी उनके करीब जाने की, तुझे हो क्या गया है? पार्थ क्रस की ओर देखता है और अपने दिल पर हाथ रख उससे कहता है, शायद प्यार हो गया है। क्रस हैरानी से उसे देख रहा था। वह अपनी आंखों को बड़े बड़े करके पार्थ को ही देख रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पार्थ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पार्थ एक ऐसा लड़का था
जिसने आज तक कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। वह तो हैरानी से पार्थ को देख रहा था। उसने कई बार पार्थ से कहा था कि पार्थ, किसी लड़की को पसंद कर अपनी लैब को सेट कर ले, लेकिन पार्थ कभी उसकी बातों को नहीं मानता था। क्रस पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, पक्का एक्सीडेंट की वजह से तेरे दिमाग पर चोट लगी है, इसलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पार्थ क्रस की ओर देख उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, क्रस, मैंने तुझसे कहा ना कि जिस दिन मेरी नज़र किसी लड़की पर टिकेगी वही मेरा सच्चा प्यार होगा, और शायद वह डॉक्टर ही मेरा सच्चा प्यार है। पता नहीं क्यों, लेकिन आंखें उस डॉक्टर से हटी नहीं रही थीं। क्रस, आई थिंक आई रियली रियली लव हर। क्रस उसे देख रहा था। वह अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं नहीं, जरूर मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे शायद अपने कानों का इलाज कराने की जरूरत है। पार्थ उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, उस लड़की ने सीधे मेरे दिल पर जख्म किया है। अब वह डॉक्टर ही मेरे दिल का इलाज कर सकती है। क्रस उसकी बातों को सुन अपने माथे पर हाथ रख लेता है। वह कार को चलाते हुए कहता है, तुझे इस वक्त आराम करने की सख्त जरूरत है, मैं तुझसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। पार्थ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वह कार के विंडो पर अपने सर को रखकर उस डॉक्टर के बारे में सोचने लगता है। वह डॉक्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, जब नजरें मिली तेरी नजरों से दिल को सुकून मिला, पता ना था तू मुझे इस तरह मिलेगी और दिल पर जख्म करोगी। जख्म किया है तुमने तो दवा भी तुम ही बनोगी, प्यार हुआ है तुमसे अब जिंदगी तुम ही बनोगी। फिर वह अपने मन में हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वाह पार्थ, तूने तो शायरी कर दी, वाकई में उस डॉक्टर ने तेरे दिल को पूरा जख्मी कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वह डॉक्टर है ना, तेरे दिल का इलाज बहुत अच्छे से करेगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह मुस्कुरा देता है। वह अपने मन में कहता है, डॉक्टर, प्यार हो गया है तुमसे, आई लव यू सो मच। क्रस कार को पार्थ के घर के सामने रोकता है। क्रस घर की ओर देखते हुए कहता है, चलो घर के अंदर चलते हैं। पार्थ अपने ही ख्यालों में गुम होता है। क्रस कार से बाहर निकल जाता है और वह दूसरी साइड आकर पार्थ के कंधों को हिलाते हुए कहता है, अब बाहर भी निकलोगे या यहीं रहोगे? पार्थ हाँ में अपने सर को हिला देता है और कार से बाहर निकलकर क्रस के साथ घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर 2-4 लोग होते हैं, जिसे इग्नोर कर पार्थ सीधे अपने कमरे में चला जाता है। पार्थ जैसे ही कमरे में जाता है, उसके पीछे पीछे एक औरत दौड़ते हुए आती है और उसके सर की चोट को देखते हुए कहती है, पार्थ, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? पार्थ उन्हें देखते हुए कहता है, कुछ नहीं मम्मा, बस किसी को बचाते हुए हल्का सा चोट लग गया। और वह औरत उसे डांटते हुए कहती है, पार्थ, तुम कभी तो अपना ख्याल रख लिया करो, यदि तुम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन पक्का मैं तुम्हारे कारण हार्ट अटैक से ही मरूंगी। पार्थ उस औरत की बात सुन उन्हें समझाते हुए कहता है, सॉरी मम्मा, अब से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। और वह अपने कान को पकड़ लेता है। उसकी माँ उसके हाथों को कान से हटाते हुए कहती है, क्यों करते हो हमें इतना परेशान? तुम्हें शादी करने के लिए कहती हूँ तो तुम हमारी बात सुनते ही नहीं और हर रोज एक नया करामात करके घर आते हो। उनकी बात सुन क्रस उनके पास आते हुए कहता है, हाँ जी आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी जल्दी करवा दीजिए ताकि ये घर में बंद कर रह सके। बहुत ऐसे हवाओं के साथ बातें करने का शौक है। पार्थ उसे घूरने लगता है और वह अपनी मम्मी की ओर देखते हुए कहता है, आपको लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लड़की ढूंढ ली है, बस कुछ दिन आप वेट कीजिए, आपकी बहू आपके सामने होगी। उसकी माँ हैरानी से उसे देखने लगती है। क्या पार्थ ने सच में लड़की ढूंढ ली? वह वही सोच रही होती है, क्योंकि उनको पार्थ की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। क्रस पार्थ की माँ की ओर देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, इसके सर पर चोट लग गई है, इसीलिए इसे सदमा लग गया है। पार्थ उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, चुप कर क्रस, वरना मैं अभी तेरा सर फोड़ दूंगा। उन दोनों की नोकझोंक देख पार्थ की माँ मुस्कुराते हुए कमरे से चली जाती है और नौकरों को पार्थ के लिए कुछ हेल्दी सा बनाने के लिए कहती हैं, क्योंकि इस वक्त पार्थ के लिए हेल्दी खाना ही ठीक रहेगा। पार्थ की माँ जैसे ही वहाँ से जाती हैं, पार्थ गुस्से में क्रस को घूरते हुए कहता है, क्रस के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वह क्रस को मारने के लिए बेड से तकिए को उठा लेता है।
क्रस उसे देखते हुए कहता है, बहुत परेशान किया है साले तूने मुझे, मैं तेरी बातों में इतनी आसानी से नहीं आने वाला हूँ। और वह वहाँ से भाग जाता है। पार्थ क्रस के जाते ही दरवाजे को बंद कर लेता है और बेड पर जाकर तकिए को लिए ही सोते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। और फिर वह अपने मोबाइल में किसी को कॉल करते हुए कहता है, सिटी हॉस्पिटल में जो भी वुमेन डॉक्टर जितने भी काम करते हों, मुझे उन सभी फीमेल डॉक्टर की जानकारी चाहिए। सभी के मतलब सभी की एक भी नहीं छूटनी चाहिए। फ़ोन के दूसरे साइड जो व्यक्ति होता है वह हाँ में उसे जवाब देता है तो पार्थ कॉल काटते हुए कहता है, बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। क्रस वहां से सीधे निकल अपने घर चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जैसे ही छुट्टी होती है वह डॉक्टर सीधे वहां से अपनी स्कूटी ले अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ ही देर में उसकी स्कूटी उसके घर के सामने रुकती है। वह घर के दरवाजे को खुला देख अपने आप से कहती है, वृद्धि बेटा, आज तो तेरी लग गई, लगता है विजय घर आ चुका है। वह जल्दी से स्कूटी से अपने पर्स को निकालती है और घर के अंदर चली जाती है। वह जैसे ही घर के अंदर जाती है उसे सोफे पर बैठा कोई लड़का दिखता है जो गुस्से से ही उसे देख रहा होता है। वृद्धि उस लड़के के पास जाती है और ठीक उसके सामने सोफे पर बैठते हुए अपने कान को पकड़ते हुए कहती है, सॉरी, माफ़ कर दो, आज के बाद पक्का लेट नहीं करूँगी। वह पेशेंट कुछ ज़्यादा थे जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया। विजय वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, आपका रोज का यही कहना है, मैं आपको आज बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। वृद्धि उसकी बात सुन अपनी जगह से उठती है और उस लड़के के पास जाकर बैठते हुए कहती है, विजय प्लीज माफ़ कर दो ना, तुम्हें तो पता है ना कि तुम यदि मुझसे नाराज होगे तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाऊंगी। विजय उसकी बात सुन उसके कान पर से हाथ हटाते हुए कहता है, नॉट द फेयर दी, आप हमेशा इसी तरह मुझे मना लेती हैं और ये अच्छी बात नहीं है। वृद्धि उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसे देखते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरे मनाने पर मान जाते हो, लेकिन जिस दिन तुम मेरे मनाने पर नहीं माने मैं रूठ जाऊंगी और उस दिन तुम मुझे मनाते रह जाओगे, लेकिन मैं नहीं मानने वाली। विजय उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगता है तो वृद्धि हल्का सा हंसते हुए कहती है, मैं मजाक कर रही हूँ, चलो डिनर करते हैं। विजय उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैंने सर्वेंट से कहकर डिनर बनवा दिया है, आप फ्रेश होकर आओ। वृद्धि हाँ में अपने सर को हिला देती है और वह वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में वृद्धि फ्रेश होकर आती है और डाइनिंग टेबल पर विजय के सामने बैठ जाती है। दोनों भाई बहन अपना अपना डिनर करते हैं। विजय वृद्धि को उसके कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।